ठीक है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही भाई? आ रही है? चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों का फिर से अपने चैनल द लर्निंग अड्डा में स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस सेशन शुरू किया था हमने, कुछ हमारी साथ प्रॉब्लम रही जिन प्रैक्टिस सेशन को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर से प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ है। अब ये प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू रहेगा और बड़ा मजा आने वाला है इस प्रैक्टिस सेशन में। एक एक क्वेश्चंस को हम उठाएंगे और उस क्वेश्चंस को उठाने के बाद एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन की चार बातें और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लगेंगी, बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें आपको बताऊंगा इसमें मैं। और जो है क्या कहते हैं, हम इसके आगे एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और करते चलेंगे। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें एक हिस्ट्री के क्वेश्चन है, संविधान के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी है, पॉलिटी के क्वेश्चन भी है और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन है। ठीक है, छोटी सी क्लास रहेगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, बिल्कुल हैप्टिक नहीं बनाएंगे और बड़े प्यार से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सब लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन इतिहास के प्रश्न है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य ने किस काल में खाद्य उत्पादक बन गया? ठीक है, फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, खाद्य उत्पादक कब बन गया? तो इसका जो आंसर है वो ये है। पहले तो इसके बारे में बात कर लूँ, नवपाषाण काल। इसकी डिटेल बता देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया डिटेल क्या बता देता हूँ, देखो सुनो। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले जब मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ भाई? अफ्रीका में हुआ। और अफ्रीका में क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर क्या कहते हैं, किसी भी चीज के लिए पनपने के लिए या कुछ करने के लिए बहुत सारी कंडीशन अच्छी थी। इसीलिए इसीलिए जो अफ्रीका में जन्म हुआ और वो धीरे 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 आगे बढ़ता चला गया, पूरे विश्व में फैल गया मनुष्य। यहां से हमें बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है पाषाण काल। तो सबसे पहले आया पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल कौन सा? पत्थरों का काल है। कौन सा काल है? पत्थरों का। इसके तीन पार्ट है, याद रखना। पूरा पाषाण काल का नाम है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण। ठीक है, और तीसरा है नवपाषाण। इंग्लिश में बोले तो न्यूलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। ठीक, बिल्कुल तीनों अलग याद रखना। यहाँ का मनुष्य कैसा था? यहाँ का मनुष्य क्या था? शिकारी। याद रखो, क्या था? शिकारी। ठीक, शिकारी था। कहाँ रहता था? गुफाओं में। कहाँ रहता था? गुफा में। कहाँ रहता था? पेड़ों पर। कहाँ रहता था? कोई स्पेशल उन्होंने कोई भी चीज नहीं बनाई है। क्या नहीं बनाई है? ऐसी कोई भी जगह नहीं बनाई थी कि जहां पर उसको कहा जाए कि स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। तो कैसा जीवन था? यायावर। यायावर किसको कहते हैं? घुमंतु। ठीक, मध्य पाषाण काल में याद रखना, मध्य पाषाण काल में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं, मध्य पाषाण काल में पशुपालक हो गया, पशुपालक। ठीक है, पशुपालक। याद रखना, दो जगह साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ कहां पर है? एमपी में। और बागोर कहां पर है? राजस्थान। यहां से दो जगह से पशुपालन साक्ष्य मिलते हैं। और साथ में शिकारी भी था, लेकिन अभी भी कहां रहता था? गुफाओं में रहता था। कहां रहता था? गुफाओं में, पेड़ पर। स्थायी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। नवपाषाण क्या हुआ? न्यूलिथिक एज में क्या हुआ? मनुष्य अब यहां से क्या बन गया? खाद्य उत्पादक बन गया। क्या बन गया? खाद्य उत्पादक। मतलब कृषि के साक्ष्य मिलने लगे। सबसे पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। और सबसे पहली जो फसल बोई गई थी वो कौन सी मिली थी? कपास बोई गई थी। तो याद रखना, खाद्य उत्पादक बन गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नवपाषाण काल। इस काल का मनुष्य का स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी। छोटे छोटे जो है जगह बनाकर रहने लगा था, मैदानों में आ गया था। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से। क्वेश्चन ये था हमारा, किस काल में? नवपाषाण काल में। समझ गए? इस काल में क्या था? मनुष्य शिकारी। ठीक, रहता कहां था? गुफाओं में। इसमें क्या हो गया? पशुपालक। और इसमें क्या हो गया? ताम्रपाषाण काल में तांबा मिल गया था। याद रखना ये बात, सबसे पहली खोजी गई मनुष्य की धातु थी वो तांबा थी। तो फिर पहले तो ये देखो, पहले चला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर आया ताम्रपाषाण काल और उसके बाद आया लोहा युग।
ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो मनुष्य इस तरीके से चला। तो इसको कहते हैं पैलोलिथिक एज, इंग्लिश में कहते हैं मीजोलिथिक एज, इसमें कहते हैं नियोलिथिक एज, और इसको कहते हैं चैलोलिथिक एज। ठीक, इसके बाद जो अगली आएगी वो लोह युग आएगा, आयरन का काल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित किस राज्य में दैमाबाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, दैमाबाद कौन से पाषाण कालीन है, ताम्र पाषाण कालीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैलोलिथिक एज, मतलब कौन सा ताम्र पाषाण, और क्या नाम है दाइमाबाद, कहां पर है दाइमाबाद, दाइमाबाद ये इसका आंसर है उत्तर महाराष्ट्र में। ताम्र पाषाण काल का दैमाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर 5 कमरों वाला मकान भी मिला है। यहाँ पर इनाम गांव भी एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, लेकिन दैमाबाद यहाँ रखेंगे ये। और एक चीज और मिले, तांबे का रथ, ये क्वेश्चन भी आता है, तांबे का रथ भी यहीं से मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन से हैं, उत्तर प्रदेश से ताम्र पाषाण काल के स्थल है, सॉरी मध्य पाषाण के सराय नाहर राय, महदहा, ये इस तरीके से है। उड़ीसा में क्या, कुचाई, पंजाब से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो उड़ीसा का जो याद रखेंगे नवपाषाणी कालीन स्थल है कुचाई। उत्तर प्रदेश का याद करेंगे, सराय प्रतापगढ़ में है, नाहर राय और महदहा, ये 2 स्थल मिले हैं, 1 और 1, 2 स्थल मिले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। याद रखा करो, सब कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ये नहीं पे टिक कर लिया करो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, नहीं तो लोग नहीं को हाँ समझ के गड़बड़ कर देते हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा किसके सामने लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, भीमबेटका कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में, फतेहपुर सीकरी कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ये तो पता ही होगा सबको, कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में। हम चारों के बारे में बात करते हैं। फिलहाल तो ये सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा को क्या कहते हैं, ये देखो यहां से मैं इसको ले जाता हूँ एरो को, इसके बारे में 2-4 बातें लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या, भीमबेटका नाम कहा था, भीम की बैठिका, भीम की बैठक। कौन भीम, पांडव वाले भीम। 5 पांडव में जो भीम थे, भीम को जो अज्ञातवास का काल चल रहा था, जब इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया था, तो यहीं पर रुके थे, आके कहाँ पर रुके थे, भीमबेटका में आकर रुके थे। ठीक, किसने खोजा इसको, खोज करता है 1957 में वी.एस. वांकर, याद रखेंगे इस नाम को, खोजकर्ता कौन है, वी.एस. वांकर। ठीक, अगली बात करते हैं हम, हम्पी में क्या मिले हैं, ये हम्पी कहाँ, कर्नाटक में, रथ मंदिर, ये भी याद रखेंगे। हम्पी में कितने मंदिर हैं, रथ मंदिर, कितने रथ हैं, 7 रथ हैं। किस किस के हैं, एक धर्मराज का है, और अर्जुन का है, और नकुल का है, सहदेव का है, ऐसे 7 रथ हैं टोटल। और एक में एक रथ और है, 5 पांडवों के रथ है, एक द्रौपदी का रथ है, और एक गणेश जी का रथ है। याद रखना कितना है, गणेश जी का भी रथ है इसमें, तो याद करो गणेश जी और द्रौपदी के रथ के साथ साथ 5 पांडवों के रथ हैं, मतलब मंदिर में रथ वाले टेम्पल बने हुए हैं। और याद रखना, सबसे बदसूरत या अलंकरण विहीन जो वो है रथ, वो किसका, द्रौपदी का है। ये याद रखना, ये क्लियर याद रखना कि द्रौपदी का सबसे अलंकरण विहीन है। फतेहपुर सीकरी के बात करें, फतेहपुर सीकरी किसने बजाया था, अकबर के काल में, कहां पर है, आगरा के निकट है। ठीक, अगला बात करें कोणार्क, कोणार्क का कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर, कहां पर है, उड़ीसा में। और क्या नाम है इसका, ब्लैक पैगोडा, क्या कहते हैं इसको, ब्लैक पैगोडा। पैगोडा का अर्थ क्या होता है, ब्लैक पैगोडा। चलो अच्छा, ये तो हमने बता दिया ब्लैक पैगोडा। ये और बताओ साहब कि व्हाइट पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा कौन सा, कोणार्क का मंदिर। ठीक, व्हाइट पैगोडा बताएंगे आप लोगों को ये दे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं, या उसको बावली कहते हैं, सीढ़ीदार कुएं को क्या कहते हैं, बावली कहते हैं, जिसका नाम है अग्रसेन की बावली, या स्पेस है अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली लोकेटेड स्टेप बेल, सीढ़ीदार कुआं
अग्रसेन की बावली, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज तक नहीं पूछा गया, गारंटीड है आने वाले समय में, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, इनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो आने समय में, ये पैट के लिए भी, इवन पैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए याद रखना, अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ है भाई? दिल्ली में कहाँ है? कनॉट प्लेस में, सीपी जिसको कहते हैं, देखा ना भाई, कहाँ पर है? सीपी में, कनॉट प्लेस में। इसके अलावा चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ यहाँ नहीं है, कनॉट प्लेस में। ठीक है, आगे चलते हैं। महाराजा अग्रसेन की बावली या सीढ़ीदार कुआं, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं कहाँ पर है? यहाँ पर है। आज हमने बताया कि निम्नलिखित में से मानव गतिविधि का सभ्यताओं के प्राक ऐतिहासिक काल, वही वाली बात आ गई, क्रोनोलॉजी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था पहले कौन सा काल आया, तो इसमें पहला काल आया पुरा पाषाण काल, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल उसके बाद आया, नव पाषाण काल उसके बाद आया, तीनों काल इसके बाद आए। इसके बाद कौन सा आता? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण में लिख देता हूँ, ताम्रपाषाण। और ताम्रपाषाण के बाद क्या आता है? लोह युग। इसका मतलब पहली खोजी गई धातु तांबा थी और उसके बाद दूसरी खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। ठीक, तो ये वाला इसका आंसर, राइट आंसर है। बाकी देखो धातु युग आ गया, मेटल एज पहले नहीं है, फिर नवपाषाण काल पहले नहीं है, मध्य पाषाण काल पहले नहीं है। मैंने इसमें बताया पूरा पाषाण काल में मनुष्य कैसा था? शिकारी था। मध्य पाषाण काल में कैसा हो गया? पशु पालने लगा। और नवपाषाण काल में हो गया क्या? खेती करने लगा। ठीक, इस तरीके से इसका क्रम आया है। नेक्स्ट पॉइंट, सुरकोटदा। ये सुरकोटदा जो है हड़प्पन साइट है। ठीक, ये लिखिए सुरकोटदा हड़प्पन साइट है, कहां पर है? तो इसका आंसर तो गुजरात है। अब मैं इसमें थोड़ी सी बात याद कर लेते हैं। गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात की लोकेशन कुछ ऐसे है भारत में, ये है, ये है, ये जो बीच में है ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। ये खंबात की खाड़ी, ये जो काठियावाड़ है रीजन, ये कौन सा रीजन है? कच्छ रीजन है। बिल्कुल याद रखना इस बात को, ये कच्छ रीजन है। ये दो कोड बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। ऊपर वाले एरिया को कच्छ, कच्छ में 3 साइड याद रखो। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, चलो इधर लिख देता हूँ अगले पेज पे, कच्छ बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। कच्छ में 3 साइड याद रखो, DSD, D फॉर देसलपुर, S फॉर सुरकोटदा, जो इसके बारे में पूछा गया, और धोलावीरा। स्टेडियम मिला है धोलावीरा में, क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। ये कच्छ में है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था? दूसरा काठियावाड़। काठियावाड़ में याद रखें LRR, लोथल, रंगपुर और रोजदी, ये है। लोथल से क्या मिला है? जहाज बनाने कारखाना, बंदरगाह और बाहर की मोहर। सुरकोटदा से क्या मिला? घोड़े के अस्थि पंजर मिले। क्या मिले? घोड़े का अस्थि पंजर। तो हम फिर दोबारा क्वेश्चन पे आ जाए, ये समझ गए? यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो हमने बात कर दिया कच्छ के बारे में और इसके बारे में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इससे हमें फायदा हो जाएगा। ठीक, हम आगे चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक क्योंकि दक्षिण भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं गई थी, तो इसलिए यहाँ तो कोई भी स्थल मिला नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान पर कौन कौन से मिले? कालीबंगा सबसे इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में क्या मिला? जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, हाँ, कालीबंगा में क्या मिले? जुते हुए खेत मिले हैं। और भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे जुता हुआ खेत सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और क्या मिला है? क्या कहते हैं, हल भी मिला है, मिट्टी का हल भी मिला है, लकड़ी का हल भी मिला है। ये सारी की चीजें इसमें मिली है। हरियाणा में एक कौन से हैं? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी स्थल मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रख लेना, एक क्वेश्चन आता बहुत बढ़िया, मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखवा देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लो। सिंधु घाटी सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसमें कोड याद रखना, महा, जो इसको याद रख लेगा कभी नहीं भूलेगा, राधा, ये सबसे बड़े वाले क्रम है। महा से क्या हो गया? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। हा से हो गया हड़प्पा, रा से हो गया राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, और धा से हो गया धोलावीरा। क्लियर हो गई बात? ये हो गया। अब क्वेश्चन ये बनेगा, ये तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो हो गया सबसे बड़ा, मोहनजोदाड़ो। अब ये क्वेश्चन आएगा भारत में, इसका मतलब ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये दोनों जब पाकिस्तान में है तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? राखीगढ़ी। ये भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी। ठीक, स्थल, किसका स्थल? हड़प्पा का स्थल। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पन कालीन गुजरात में स्थित नहीं है? मैंने सारे बता दिए हैं आपको। गुजरात में धोलावीरा भी है, रंगपुर भी है, लोथल भी है, अमरी नहीं है। अमरी कहाँ है? अमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में और कौन कौन है? तो एक तो अमरी है, बोल ही दिया। एक कोट दीजी, कोट दीजी। दूसरा कौन सा है? हाँ, मोहनजोदड़ो भी सिंध प्रांत में है। ठीक, अमरी और कोट दीजी से दोनों से झूकड़ झाकड़ संस्कृति मिली है, ये भी याद रखना। झूकड़ झाकड़ संस्कृति मिली है, दोनों से, एक से नहीं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये याद करते चले जाना जो मैं बता रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मूर्ति बनाने के लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, ये टेक्निक है, का उपयोग किया जाता था। मूर्तियां किस धातु की थी? यहाँ पर है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक वाज यूज्ड मेक द स्टेटस ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन द वेयर मेड विच इज दिस मेटल। मेटल क्या है इसके लिए क्लियर याद रखो। हड़प्पा सभ्यता कांसे की है, कहाँ की है? कांसे की है। और कांसा कैसे मिला था? तांबा पहला खोजा गया था, मैंने आप लोगों को बताया। तांबा प्लस प्लस यही लिख दो, टिन बराबर कांसा कर लो। कांसा किसको कहते हैं? ब्रोंज को कहते हैं। तांबा कितना है? लगभग मेरे हिसाब से 67% ये है और 23% ये है। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा। और जितनी भी मूर्तियां कहाँ मिली हैं? कहाँ मिली हैं? इसमें मिली हैं, हड़प्पा में। वो सारी की सारी काय में मिली हैं? कांसे में मिली है। तो कांसे का रथ हो, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो, मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है वो भी रथ नर्तकी की, कांसे की, सब कांसे की। ठीक, कालीबंगा देखो, मैंने अभी बता दिया कालीबंगा कहाँ पर है, बिल्कुल क्लियर कर दोगे, राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा लिख देता हूँ मैं, एक दो लाइन और जो याद आ रही है तो बताई दे। कालीबंगा, कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा में इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी, काली बंगन कहते हैं इसको। और जुता हुआ खेत, ठीक, और मिट्टी का हल, ये सब चीजें यहां से मिली है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। कोरोमंडल भारत में कहाँ है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, कोरोमंडल। अभी मैं इसको बताऊंगा कोरोमंडल कहाँ है। मैं अभी ये बस इसको याद रखो, पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर है। अभी एक मैप है, मैप में समझा देता हूं मैं इसको कहाँ है। ये देखो यहाँ पर मैप है, देखो मैंने बताया था ना अभी, कच्छ ये रहा, काठियावाड़ ये रहा है, चलो इससे मतलब नहीं है। देखो ये रहा कोरोमंडल, कोरोमंडल ये रहा कोरोमंडल। कोरोमंडल चेन्नई के तट पर है। कहाँ पर है? चेन्नई के तट पर है। और ये कौन सा है? यहाँ पर उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार कहाँ पर? उड़ीसा। कहाँ पर है? उत्तरी सरकार उड़ीसा में है। और यहाँ वाला कौन सा है? मालाबार। देखो मालाबार कहाँ है? केरल में है। कोंकण कहाँ है? गोवा में।
कोंकणी भाषा भी कहाँ की? गोवा की। उत्कल कहाँ पड़ता है? ये भी उड़ीसा में पड़ता है। हमारे नेशनल एंथम में उत्कल बंग आता है ना, तो मतलब यहाँ पर उड़ीसा, बंग का मतलब बंगाल है। ठीक, ये इस तरीके से है। पुलिकट लेक कहाँ है? ये रही देखो, पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो कोरोमंडल कहाँ पर पड़ेगा? पूर्वी तट पे पड़ेगा, तमिलनाडु वाले तट पे पड़ेगा, और पश्चिमी तट का नाम होगा मालाबार। क्लियर, याद रखना, मालाबार कहाँ पर? केरल में है। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं अब भी बता देता हूँ आपको, निकालते कैसे हैं इसको। असल में ये ऐसे करके भारत है अपना, इसके अगर हम इसकी बात करें तो ये है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। देशांतर लगभग 97 डिग्री 25 मिनट तो इधर है, और 68 डिग्री 7 मिनट इधर है। दोनों पूर्व में, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है। कैसे ईस्ट है अगले अगले जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। इनको निकालते कैसे हैं? मध्याह्न रेखा क्या होती है? जहां से हम समय लेते हैं। अब समय क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच का होना चाहिए। औसत निकालना सब बच्चों को आता है। इसको मैं 98 मान लूँ, देखो 98 मान लूँ, और प्लस इसमें जोड़ लूँ 68, कितना हो गया? 146। नो, हाँ 166 के आसपास आएगा, और 166 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में 82 डिग्री के आसपास आएगा। क्लियर समझे? दोनों का औसत निकाल देते हैं। और ये कहाँ से होकर गुजरता है? यहाँ से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा? उत्तर प्रदेश से गुजरेगा। और उत्तर प्रदेश में पहले तो ये नैनी था, लेकिन सड़क का कहाँ पहुंच गया? मिर्जापुर। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेरी हो रहेगी कि क्या लॉन्गिट्यूड भी सरक जाते हैं? तो मैं बता देता हूँ लॉन्गिट्यूड सरक जाते क्यों सरकते हैं भाई। लॉन्गिट्यूड क्या था? जब पृथ्वी बनी थी तो बिल्कुल गोल थी, हालांकि मुझसे गोल बनानी नहीं आती, लेकिन अब क्या हो गई है? ध्रुवों पर से चपटी हो गई है, ओवल शेप में हो गई है। ये ध्रुव चपटते जा रहे हैं, पोल चपटते जा रहे हैं। जब पोल चपटते जाएंगे तो धरती फैलेगी। धरती फैलेगी तो जो लैटिट्यूड, वो लॉन्गिट्यूड जिसको कहते हैं देशांतर, वो वहां था, वो सबके थोड़ा सा इधर बढ़ जाता है। तो इसीलिए पहले इलाहाबाद के नैनी में था, अब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंच गया। धीरे धीरे बोल ऐसे होती चल जाएगी, इनमें परिवर्तन होते चल जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम अगली उस पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। निम्नलिखित में कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो इसको याद रख लेना। सब लोग पाकिस्तान लगा देते हैं, चाइना लगा देते हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की गोल गोल घूम रही है। इसका एक कोड है, उसको याद कर लेना। मैं ऐसी लिख देता हूं, मैं बचपन से एमबीए करना चाहता था, हुआ नहीं है, तो मैं काट दो इसमें से, मैं हमारे किसी काम का नहीं, से काट दो किससे, तो हमारा है बचपन और एमबीए। तो बी से लगा लो, सबसे बड़ी क्या है? बांग्लादेश। ऐसे करके याद कर लेना। कितनी है? 4096। फिर चा से क्या है? चीन। फिर पा से क्या है? पाकिस्तान। और ना से क्या है? नेपाल। फिर ये वाली बात यहां नहीं आ रही तो यहां लिख देता हूं। इसके बाद चलेगा एमबीए। एमबीए में मा से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, आ रही बात समझ में? ए से हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कितनी लग रही है? मात्र 106 किलोमीटर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 4 3 7, सात ही, सात के सात राज्यों की लगी हुई है, सात के सात देशों की लगी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सातों के सातों आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। और ये भी, इससे दो फायदे हो गए, एक तो क्रम याद हो गया, और एक इनके सारे देश याद हो गए जो भारत के पास लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, इसीलिए बता दे रहा हूँ कौन कौन से। देखो अफगानिस्तान है, ये क्वेश्चन अभी इसके मैप का वो करेंगे। ठीक, इसी पे कर लेते हैं। चलो मैप पे आ गया तो, हाँ ये पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा आपको। क्या है? उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्दर्न से साउथ, मतलब लंबा लंबा। कितना है ये? हाँ 3214। मैं यही बना देता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छी रहेगी।
यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे तो ये हो गया 3214, और यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे तो ये हो गया 2933, 33 2933। तो 3214 कहां पर है, उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम कितना है, वो पश्चिम से पूर्व कितना, 2933। ठीक, एक तो 3214 है, एक 2933 है। एक क्वेश्चन ये भी आता है साहब, क्वेश्चन क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों गलियारे कहाँ मिलेंगे, तो ये दोनों गलियारे झांसी में मिलते हैं, यूपी के झांसी में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, दोनों गलियारे कहाँ से मिलेंगे, यूपी के झांसी से होकर गुजरेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे अगला बात करते हैं। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक, कौन नहीं करता, छत्तीसगढ़ करता, झारखंड, पश्चिम, हाँ बिहार नहीं करता। ठीक, इसको मैं आपको उसी मैप में फिर दोबारा दिखा देता हूँ, आप लोगों का काम क्या है, काम भी बता देता हूँ, थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक तो सभी राज्यों में विशेष तौर पे 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, मणिपुर यहाँ है, नागालैंड यहाँ, मिजोरम ये है, त्रिपुरा ये है, मेघालय ये है, भूटान ये है, सिक्किम ये है। इन सबकी बाउंड्री कौन सी किससे टच करती है वो याद रखेंगे, इनके ऊपर वालों को याद रखेंगे, और बीच वाले तो ऑलमोस्ट मेरे पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो ये तो है उड़ीसा, उड़ीसा की किससे टच करती है, आंध्र प्रदेश से टच करती है, तेलंगाना से करती है, छत्तीसगढ़ से करती है, झारखंड से करती है, बिहार ऊपर रह जाता है, बिहार से टच नहीं करती है। समझ में आई बात। चलो हम आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, और अब आ गए ये वाले क्वेश्चन। हाँ, संविधान के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतरिम सरकार की नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। मैंने अंतरिम सरकार का गठन अपनी एक क्लास में पढ़ाया भी है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन अभी बता देता हूँ, इसका है 1946 में, 1946 में हुआ था। ठीक, ये प्रक्रिया चल रही थी, अंतरिम सरकार का गठन किसकी सिफारिश से हुआ था, संविधान सभा की, और संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश से हुआ था, कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में। कोई डाउट हो, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, उसको देख सकते हैं आप। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, किस वर्ष संविधान, हाँ ये 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, पहले एज कितनी थी, 21 साल थी, तो इसमें है 61वां संविधान संशोधन 1988। इसको जरूर याद कर लेना, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 61वें संविधान संशोधन 1988 में 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक, पहले 21 साल थी, और अब चुनाव लड़ने की 21 साल है। ठीक है, कौन लड़ सकता है, गांव का प्रधान, गांव के प्रधान की 21 साल है, और फिर उसके बाद विधायक की 25 साल है, लोकसभा के सांसद बनने की भी क्या है 25 साल है, और राष्ट्रपति बनने की क्या 35 साल है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये आ गया। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, कौन सा स्वराज्य मांग किया था, पूर्ण स्वराज्य, किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और कहाँ की गई थी, लाहौर में, कहा नदी पर, रावी नदी के तट पर, और भारत का झंडा फहराया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था ये, 1931 में हुआ था। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे, और वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार मूल अधिकारों के बारे में इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, बॉम्बे अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, पहला अधिवेशन बॉम्बे था, एक मद्रास में अधिवेशन हुआ था, कब, 1887 में। इनके बारे में ज्यादा बाद में वगैरह करें। हाँ, इसमें मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, कल कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो मद्रास सेशन में थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में 1938 से 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित किया गया था, तो ये है साहब हमारे, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस। याद कर लेना, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, 1939 तिरपुरी अधिवेशन। देखो भाई, इतना लिखवा नहीं सकते, एक स्टोरी सुना रहा, बहुत बढ़िया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है क्या कहते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की नीतियों से गांधी जी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नाराज चलते थे। ठीक, गांधी जी ने वहां पर कोई भी
ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में ये होता है कि जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष बन गए। अगली बार फिर सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जब खड़े हो जाते हैं उनकी, और गांधी जी किसको खड़ा करते हैं, इनको खड़ा करते हैं पट्टाभी सीतारमैया को। इनके ये किसके थे, गांधी जी के थे, गांधी जी कैंडिडेट। अब क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं 1939 में। इसको त्रिपुरी संकट भी कहते हैं कांग्रेस का। त्रिपुरी संकट कैसा आया, ये हार गए, ये जीत गए। गांधी जी ने कहा ये तो मेरी व्यक्तिगत हार है, गांधी जी दिल पे ले गए, बोले भाई एक जो है क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने, युवा ने मेरे ही कैंडिडेट को हरा दिया, वो भी कांग्रेस के अंदर। तो गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को पता था कि अब मुझे कोई काम करने देगा नहीं, इसलिए वो इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद नई पार्टी का गठन करते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। और इंडियन स्ट्रगल किताब किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है। और इंडियन स्ट्रगल किताब जो है किसने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। किस बात पे लिखी है, क्योंकि इस समय इंडिया में स्ट्रगल चल रहा था। और इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक एक आतंकवादी, सॉरी गलत बोल गया मैं, फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसा संगठन था जिसकी गतिविधियां अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। जब अंग्रेजों को पसंद नहीं थी तो अंग्रेजों ने इनके खिलाफ इनको नजरबंद करा दिया। नजरबंद के बाद ये अपने घर में ही नजरबंद थे, लेकिन एक फेक आईडी ओरलैंडो मैस्टोटा के नाम से भारत छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अफगानिस्तान। देखो मैं जो बोल रहा हूँ सुनते रहना। अफगानिस्तान से कहाँ जाते हैं, जर्मनी। जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। हिटलर इन्हें नेताजी कहते हैं। हिटलर से कहते हैं कि भाई हमारे देश को आज़ाद कराओ, हम आपके साथ हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था इस समय। तो हिटलर बोलता है कि ठीक है, आप एक काम करो, जापान चले जाओ, जापान में कुछ मेरे सहयोगी हैं, और आपके प्रथम विश्व युद्ध के कुछ सैनिक वहाँ बंद हैं, उनको पकड़ लीजिए। उन सैनिकों में सबसे विशेष नाम है कैप्टन मोहन सिंह का। और कैप्टन मोहन सिंह ही ने ही सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार उनके दिमाग में आया था। यही क्वेश्चन आता है किसके दिमाग में आया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलते हैं, और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह ने उन्हें हैंड ओवर कर दी थी। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को लेकर सिंगापुर के रास्ते से, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अंडमान निकोबार के रास्ते से, अंडमान को भी जीता, निकोबार को भी जीता, शहीद द्वीप नाम रखा एक का स्वराज्य द्वीप रखा, और म्यांमार तक आ गए थे। लेकिन उसी समय में जापान युद्ध हार जाता है, जापान युद्ध हार जाता है, साथ में जर्मनी युद्ध हार जाता है। और वहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस वहाँ से चले जाते हैं। ताइवान जाते समय एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस स्टोरी को मैं लिखता तो बहुत समय लगता, मैंने आपको सुना दी। अगले बार किसी दिन सुभाष चंद्र बोस आए तो और अच्छे से इसको सुना देंगे, ठीक है। ऐसी बीच बीच में स्टोरी सुनाते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति छीन ली गई थी। तो याद रखना ये रेगुलेटिंग एक्ट है। असल में विधायी शक्ति क्या थी, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने तीन जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंसी बनाई, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि तीनों को विधायी शक्ति देंगे, तीनों को कानून बनाने की शक्ति दे दी, तीनों के गवर्नर अलग अलग थे। अब क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर बनाया गया, और प्रथम गवर्नर कौन बना था, वो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को बनाया, और तीनों की मतलब एक तो बंबई हो गई, एक मद्रास हो गई, और एक कौन सी हो गई, कलकत्ता। तीनों की पावर किसको दे दी, वारेन हेस्टिंग को दे दी। इसीलिए इनकी शक्तियां खत्म कर दी गई थी, और सब कुछ शक्ति किसके आ गई थी, बंगाल के सामने, बंगाल के हाथ में आ गई थी। फिर आने वाले समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं पूरी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में चल जाती है। तो याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, और थर्ड होता टर्शरी। थर्ड में याद रखेंगे, फर्स्ट में कृषि, कृषि संबंधी चीजें, सेकंड में उद्योग, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें, और थर्ड में है व्यापार और सेवाएं, ट्रेड एंड सर्विसेज। तो ये तीनों की तीनों जो है क्या कहते हैं इस तरीके से बांटी गई है। तो अब कौन सा आता है, प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, नहीं है, नहीं है लिख लेगा, नहीं है। तो रेलवे नहीं है, रेलवे नहीं है। खनन, बानकी, डेयरी, डेयरी बानकी तो है। माइनिंग, माइनिंग, माइनिंग देख लेंगे, वैसे इसका आंसर गलत हो सकता है रेलवे, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन दोनों गड़बड़ कर रहे हैं। माइनिंग नहीं होगा, माइनिंग उद्योग का है, ठीक है। चलो देखेंगे, बानकी और ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। रेलवे, रेलवे मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, आगे देखेंगे इसको
क्वेश्चन गड़बड़ होगा चेक कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कार्यकाल के किसी द्वितीयक, देखो द्वितीयक सेकेंडरी मैंने बताया इंडस्ट्री उद्योग और उद्योग से संबंधित चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर रिलेटेड टू सेकेंडरी, ये लिखा सेकेंडरी सेक्टर, तो यहाँ पर तो कृषि उपकरण होगा, ये नहीं होगा। बैंकिंग सेवा होती है तीसरे क्षेत्र में जाएगी, कानूनी परामर्श भी तीसरे क्षेत्र में जाएगी। ये बागान है, बागान क्या होते हैं, उद्योग में आएंगे, हालांकि उगा रहे हैं लेकिन इसको बेच रहे हैं, नकदी फसलों के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए चाय बागान इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? इसकी जो प्रणाली है भारत की मिश्रित इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी। अब मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, देखो साहब कभी ऐसा मत कर देना कि कोई पूछे मिक्स इकोनॉमी क्या है तो कह देना कि गन्नों में, गन्ने की खेत में आलू बो देना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है जहां पर पब्लिक, देखो पब्लिक शब्द आ जाए तो उसे कहते हैं सार्वजनिक, और सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी, भाई सरकार हमसे ही तो है, पब्लिक से। दूसरी प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब निजी। इन दोनों को मिलाकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकारी और निजी दोनों चीजें चलेंगी, उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो हमारी जो है मिक्स इकोनॉमी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये होती है, या ऐसे कर लो, चलो इसको एक दूसरा लाइन और लिखवा देता हूं, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को एक साथ लेके चलना, बात एक ही है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके चलना, ये मिक्स कहलाती है। निजी उद्योग प्राइवेट सेक्टर आप जानते ही हैं। पूंजी वाली पे बता देता हूं, पूंजी वाली क्या होती है? पूंजी वाली अर्थव्यवस्था होती है जहां ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाओ और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाओ, और ऐसी अर्थव्यवस्था में एक ही नुकसान होता है, मजदूर और अन्य लोगों के हित नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, बात याद रखना। तो इसीलिए भारत सबसे पहले जो क्या कहते हैं पूंजीवाद की शुरुआत हुई थी, कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई थी, और वहीं से सबसे पहले मजदूर आंदोलन निकल कर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले पे। अगले में क्या? आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, ये तीन सारी की सारी किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे भाई, नहीं आएंगे भाई? कृषि से संबंधित चीजें मैंने बताई आपको प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? याद रखना जीडीपी क्या होती है, फिर मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, उस डेफिनेशन को याद रखेंगे। एक वित्तीय वर्ष, विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के भीतर, एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं, प्रोड्यूस लास्ट गुड्स एंड सर्विसेज, और सेवाओं को जोड़ दें तो वो क्या कहलाती हैं? जीडीपी कहलाती है। फिर से याद करो, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं को जोड़ दें तो वो उसकी जीडीपी कहलाती है। ठीक है, तो ये किसमें? अब उसमें जो जीडीपी में योगदान देते हैं वो तीनों क्षेत्र देते हैं, प्राथमिक भी देता है, सेकेंडरी भी देता है, थर्ड भी देता है, ये तीनों दो ये और तीनों देते हैं। तो सबसे ज्यादा रोल जो है, मैं कंफ्यूज ना हो इसलिए मिटा देता हूँ, सबसे ज्यादा रोल जो है हमारे इस क्षेत्र का है। हमारे यहाँ जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा सेवा और व्यापार का है। मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शरी, थर्ड। अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का तो लगभग 14 के आसपास है, 14% योगदान। इसका योगदान है 26%, 14-26 कितने हो गए? 40, और लगभग 60 से ऊपर, 60 से 70% इसमें है। 26 से मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, एक साथ कंफ्यूज ना होना, इसको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे मान के चलो 14 से लेकर लगभग 20 तक, और ऐसे मान के चलो 20 से लेकर 30 तक, और यहाँ 60 से 70 तक। इस तरीके से योगदान इनका है। एग्जैक्ट जो आपका बजट आएगा उसमें बता देंगे, जब हम बजट पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कितना कितना इस बार जीडीपी में योगदान था। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए थे, मिक्सअप क्वेश्चन थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो हमारे चैनल का नाम है द लर्निंग अड्डा, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऐसी क्लास अब आपको रोज मिलेंगी, रोज ये वाली क्लास हम रोज डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।